जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी पीसीएस प्री में सिर्फ 3 महीने का समय रह गया है और आर ओ उसके 2 महीने बाद होना है, 5 महीने उसमें रह गए हैं। तो पहले हम यूपी पीसीएस के लिए अगले 3 माह का रणनीति देखेंगे और आर ओ के लिए भी कुछ दिनों बाद आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो जो 3 महीने की रणनीति है, इसमें हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। कई सारे सवाल हैं जो मन में उठते हैं, उसको दूर करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। उसके बाद भी आप लोगों के कोई भी डाउट या कुछ भी आपको पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर पूछिएगा। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि प्री या मेंस, अब किस पर ज़्यादा अभी हमें फोकस करना है। तो देखिए, दो केस इसमें रखा गया है। पहला केस है उन लोगों के लिए जिन्होंने यदि पहले ही एक या एक से अधिक बार वो मेंस दे चुके हैं, ऐसे लोग हैं। तो देखिए, अगर एक या एक से अधिक बार जो भी लोग मेंस दे चुके हैं, वो लोग प्रीलिम्स पे 30% तक फोकस कर सकते हैं अभी, और 70% जो फोकस है उनका मेंस पे अभी बना रह सकता है। अगले 1 महीने के बाद आप इस प्रतिशत को घटाते बढ़ाते रहिएगा। मतलब जो प्रीलिम से 30%, अब इसको आप 50%, 60% तक भी ले जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी 10 घंटे की पढ़ाई होती है तो 3 घंटे उसमें आपको प्री के लिए कम से कम देना ही देना है, और मेंस के लिए आप 6 से 7 घंटे का समय दे सकते हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो परसेंटेज है वो बढ़ा घटा सकते हैं। दूसरा केस उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अभी मेंस नहीं दिया है, क्योंकि या तो हो सकता है कि वो उनका पहला अटेम्प्ट हो, या फिर इससे पहले उन्होंने 1 2 बार 3 बार ट्राई किया हो, बट उनका मेंस वो दुर्भाग्य से नहीं दे पाए हैं। तो आप लोग प्री जो है उसको आपको अभी उसी तरीके से लेके चलना है, लेकिन आप ये इससे भी घटा बढ़ा सकते हैं। आप 30% प्री आपको भी उतना ही फोकस रखना है, और 70% मेंस उसको भी बनाए रखना है। ये दोनों ही लोगों के लिए है, लेकिन आप लोगों के लिए मेरा इतना सुझाव रहेगा कि आप प्रीलिम्स पे 40% तक फोकस करिए, न केवल 30% तक। आप 30 से 40% के एक रेंज में फोकस कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी 8 घंटे की पढ़ाई होती है तो 2.5 घंटे से 3 घंटे आप समय प्री के लिए ज़रूर दीजिए। बाकी की जो 4 से 5 घंटे आप मेंस के लिए दे सकते हैं। देखिए, सेफ़ ऑप्शन जो होगा प्री और मेंस के लिए, ख़ासतौर पे मेंस के लिए, वो सेफ़ ऑप्शन आपका ये है कि आप इन 4 सब्जेक्ट्स पे ज़रूर फोकस करिए मेंस के हिसाब से, जो आपको प्रीलिम्स में भी मदद करेगा। एक है हिस्ट्री। अब जैसे मान लीजिए आप आधुनिक भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं 20वीं सदी के बारे में, और उसमें जब आप काफ़ी सारे आंदोलन पढ़ते हैं, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में, या फिर आप स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में जो फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स आपके प्री के लिए काम आ जाएंगे। और उसमें जो ये कारण है कि क्यों स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया, असहयोग आंदोलन में किसकी किसकी भागीदारी थी नहीं थी, इससे समाज में क्या असर पड़ा, तो ये सब चीज़ जो मेंस के लिए आप पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स के लिए भी मदद करेगा। अब यहाँ बात है कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और यूपीजी के, इनको आप ज़रूर मेंस के लिए अभी पढ़ सकते हैं। एथिक्स है, एथिक्स को आप फ़िलहाल के लिए टाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसको 1 महीने के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर आप प्रीलिम्स के बाद पढ़ सकते हैं। देखिए, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको 4 से 4.5 महीने के बीच का समय मिलने का उम्मीद है। मान के चलिए कम से कम तो 4 महीने आपको मिलेगा ही, अधिक से अधिक हो सकता है आपको 10-12 दिन और मिल जाए, तो 4.25 से 4.5 महीना आपको मिल सकता है। तो प्री और मेंस के बीच में इतना समय है कि अगर आपने अभी से भी अगले 2 महीने तक मेंस के लिए ठीक ठाक पढ़ाई कर ली है तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अब बात ये है कि ये जो भी हम आगे देखेंगे स्ट्रेटेजी कि कौन से सब्जेक्ट से कितना आपको पढ़ना है, अगर इसके साथ साथ अगर आप किसी कोचिंग मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं, या आपने कहीं कोचिंग मटेरियल को परचेज़ किया, ख़रीदा है, या फिर आप किसी कोर्स में इनरोल्ड हैं, किसी कोर्स में आप शामिल हो चुके हैं, तो आप अपने हिसाब से उन नोट्स को भी इन सब्जेक्ट्स के साथ में पढ़ते रहिएगा। अब दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब हमें नई किताब पढ़नी चाहिए या ख़रीदनी चाहिए। तो मेरा आप लोगों के लिए जो रिकमेंडेशन होगा, जो सुझाव होगा, वो ये है कि आप टेक्स्ट बुक के नाम पे सिर्फ एक किताब और ख़रीद सकते हैं। वो है ज्योग्राफी में महेश बरनवाल की किताब, जो भारत और विश्व भूगोल करके एक उनकी किताब आती है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो आप ख़रीद सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको बहुत डिटेल तो नहीं मिलेगा टॉपिक को लेके, लेकिन आपको फैक्ट्स मिल जाएगा। जैसे अगर आपके सामने वॉल्केनो है, आपके सामने अलग अलग टॉपिक दिया है, विंड्स है, तो वहाँ पर वो टेबल फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है। तो टेबल के माध्यम से अगर मान लीजिए मैच द कॉलम का सवाल आता है, तो वहाँ पर वो आप ठीक सवाल कर ले जाएंगे। भारत के भूगोल में भी उन्होंने नदियाँ और सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसमें कवर्ड हैं, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं।
इसके अलावा मेरी तरफ से किसी भी नए किताब को खरीदने का इस समय सुझाव आपके लिए नहीं रहेगा। सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र जो भी आप समझ लीजिए वो है रिवीजन। रिवीजन जब तक 2, 3, 4, 5, 6 कम से कम 4 से 5 बार कम से कम करना है रिवीजन। उससे ऊपर जितना करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे तो किसी भी एक मटेरियल, किसी भी किताब को केवल पढ़ के प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए पूछे जा रहे हैं। आप स्तर देख सकते हैं पिछले 1-1.5 साल में, और ख़ास तौर पे जो इस साल का आरओ पेपर था, दुर्भाग्य से वो इतने बड़े स्तर पे लीक हुआ, अन्यथा वो पेपर बहुत अच्छा सेट हुआ था। और वो पेपर ऐसा नहीं था कि नॉर्मल 1-2 बार की किसी किताब से और कोचिंग मटेरियल के पढ़ लेने से आप उस एग्ज़ाम को अच्छा कर पाते हैं। बहुत गहन से अध्ययन करना पड़ेगा, हम आगे देखेंगे। और रिवीजन करिए, रिवीजन करेंगे दिमाग में पानी की तरह तैरेगा कॉन्सेप्ट, तभी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर जुड़े हुए सवाल होंगे, पहाड़ों को अगर नदियों से जोड़ने वाले सवाल होंगे, मिट्टी कहीं पूछी जा रही है उसको वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट से जोड़ा जा रहा है, जलवायु से जोड़ा जा रहा है, तो आप तभी उसको कर पाएंगे जब तक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट पानी की तरह तैरेंगे। और वो तभी होगा जब 4, 5, 6, 7 बार आप रिवीजन करके एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे। तो अब देखते हैं, रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए महेश बरनवाल की किताब। जो लोग नहीं लिए हैं, जिनके पास मान लीजिए अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल हैं, तो आप लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। वरना आप चाहें तो एक बार महेश बरनवाल की किताब को पलट लीजिएगा। अगर आपको लगे कि इसको लेना चाहिए, आपको लगता है कि आपके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, तो आप ले सकते हैं। अन्यथा बोझ पड़ रहा है, जो आप मटेरियल पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर चुके हैं, वही काफ़ी है, तो वही पढ़िएगा, इसको मत लीजिएगा। इसके साथ साथ मेरा सुझाव रहेगा कि इन दो में से कोई एक किताब आपके पास ज़रूर होनी चाहिए आज के टाइम पे। घटना चक्र अगर आपके पास है तो यूथ कंपटीशन टाइम जो है YCT, इसकी यूपीपीएससी की एग्ज़ाम की सारे जितने भी यूपीपीएससी ने परीक्षा कराया है अभी तक, उसका 25 से 30 सालों का एक संकलन है, कंपाइलेशन है किताब का, वो आप ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि घटना चक्र ही मुझे पढ़ना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, यूपीपीएससी के जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसकी किताब मेरे पास होनी चाहिए, तो एक बार जाके मार्केट में इस किताब को आप देख लीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। यूपीपीएससी की जितनी भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके बारे में इसको कवर किया गया है। अब हम शुरुआत करते हैं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहला देखिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सुझाव आपके लिए रहेगा कि अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब इसके लिए एक तो हमारे आदरणीय उत्कर्ष सर जय हो स्टडी के जो मेन टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर रोज़ डेली बेसिस पे, और अगर कभी छूट भी जाता है तो सर 2-3 दिन 4 दिन का करंट अफेयर्स एक साथ कराते हैं। तो सर के पहले जो करंट अफेयर्स आप देखेंगे वो हैंड रिटन फॉर्मेट में नज़र आएगा, और इस महीने से आप देखेंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पे सर ने उसको बदला है, वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में थोड़े अच्छे फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। तो सर के जो करंट अफेयर्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करना है। और इस चैनल पे जय स्टडी एक्सटेंडेड पे मेरे द्वारा जो आप लोगों के लिए मंथली, वीकली और जो कंपाइलेशन के रूप में आपको कराया जाएगा, जैसे 3 वीडियोस अभी आपको मिलेंगे, उसमें करंट अफेयर्स के सेक्शन में, प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको देखना है। करंट अफेयर्स का जितना वीडियो कराया जाएगा वो सब MCQ के रूप में होगा, तो आपका बहुत जल्दी रिवीजन होगा। और यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में देख लीजिएगा, जब यहाँ जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वो आप एग्ज़ाम में एक बार देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उसका आपको फ़ायदा कितना ज़्यादा मिल रहा है। तो इन दोनों जगह से करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। इसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है या आपका मन संतुष्ट नहीं होता है, जो कि अधिकतम चांस है कि नहीं होगा, हालांकि अगर मन संतुष्ट इतने में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बार बार रिवीजन करना है। उसके बाद भी अगर आपका मन करे तो कोई भी एक करंट अफेयर्स की मैगजीन आप उठा लीजिएगा, भागना नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए क्या होता है कि प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, तो हर एक तरह की किताब में अलग अलग तरह का प्रेजेंटेशन आता है। बड़ी खूबसूरती से कोई कुछ पॉइंट लिख देता है, कोई कुछ सजा देता है, तो हमारा मन ललच जाता है और फिर 3-4 किताबें हम 1 से 2 बार पढ़ते हैं। तो आपको इसका उल्टा करना है, एक ही किताब को 4 से 5 बार पढ़ना है। और मेन फोकस क्या है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, यही आपको जिताएगा। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो हमें देखना है ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी के लिए मेरा आप लोगों के लिए एक बहुत खास सुझाव है कि जो 11th और 12th की NCERT है, इसको मत छोड़िएगा, आप कहीं से भी पढ़िए, 11th और 12th की NCERT जरूर पढ़ लीजिएगा। जो फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल है, वहाँ से बहुत सारे सवाल अब पूछे जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मैच द कॉलम के हिसाब से फैक्ट पूछ दिया, कहाँ ज्वालामुखी है, किस देश में कौन सी हवा बह रही है, कहाँ पर क्या है, सिर्फ यही नहीं पूछा जा रहा है।
तो अब क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को अपग्रेड किया जा रहा है, स्टैंडर्ड बढ़ाया जा रहा है। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि ज्योग्राफी को आपको थोड़ा मेंस लेवल तक का मन से पढ़ना पड़ेगा। वो आगे आपको बताएंगे कौन कौन से टॉपिक है जहाँ तक आपको मेंस में जाना है। तो 11th-12th की ज्योग्राफी इंडिया और जो भी फिजिकल ज्योग्राफी है वो आप ज़रूर पढ़िएगा, भले ही आपने कहीं से भी पढ़ाई कर रखी है। दूसरी चीज़, घटना चक्र आपके पास होनी ही चाहिए। घटना चक्र से एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, ये मस्ट है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो मेंस लेवल की बात आपको बता रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, देखिए बात ऐसा है कि जैसे आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, वायुमंडल वाला टॉपिक पढ़ते हैं, क्लाइमेट के बारे में जलवायु वाले चैप्टर को पढ़ते हैं, तो आप उसमें अंदर गहराई में जाते जाते जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ते हैं, प्रेशर सिस्टम्स पढ़ते हैं, उसके बाद आप आगे जाते जाते उसमें फ्रंट पढ़ते हैं, उसके बाद आप जेट स्ट्रीम्स पढ़ते हैं। जेट स्ट्रीम के अलावा आप बहुत तरह के साइक्लोन पढ़ते हैं, बवंडर, साइक्लोन। तो ये सब टॉपिक जब आप पढ़ते हैं ये मेंस लेवल का हो जाता है। तो मेंस के लिए तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन प्रीलिम्स में भी आपसे सवाल पूछ देगा कि 4 आपको कंडीशन दे देगा, 4 आपको बातें लिख देगा स्टेटमेंट में और बोल देगा कि कौन सा ज़रूरी नहीं है कंडीशन या शर्त ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनाने में। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप मेंस के लेवल पे पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी को मेंस के लेवल पर इसलिए ले जाया जा रहा है क्योंकि सबको पता है कि सब लोग फैक्ट रट के बैठा हुआ है, और जो फर्स्ट अटैम्प्ट है या जिसने 1-1.5 साल पहले से शुरुआत की है, तैयारी की है, और जो बहुत सालों से तैयारी कर रहा है, अगर उसके बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी है, एक ऐसा परीक्षा पेपर तैयार करना है कि दोनों लोग सहज हो पाएँ उसको देखकर, तो ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट को हमेशा शामिल करना पड़ेगा और उसी से स्टैंडर्ड सवाल भी बनेगा। साथ ही साथ आपको एटलस पे हमेशा फोकस करना है, एटलस को रेगुलर चेक करना है, रेगुलर देखना है, चीज़ें को याद रखना है। जब भी आप फैक्ट पढ़िए तो एटलस के साथ देखिए, तो आपका साथ साथ दोनों चीज़ कवर हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी के लिए मेरा आप लोगों को सुझाव है कि जैसे जैसे आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी उसी का एप्लीकेशन है, वो एक लागू होता हुआ आपको नजर आएगा कॉन्सेप्ट। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक उसी समय उससे मिलता जुलता चैप्टर आप इंडियन ज्योग्राफी का पढ़ लेंगे। अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी में ड्रेनेज के बारे में पढ़ते हैं तो भारतीय नदियों के बारे में आके आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना है। अगर आप वहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, भूगर्भ शास्त्र से जुड़ा हुआ कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो भूगर्भ विज्ञान से जुड़ा हुआ चीज़ पढ़ने के बाद भूकंप, ज्वालामुखी, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद तुरंत आके भारत के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हिमालय कैसे बना ये भी आपको समझ में आ जाएगा, वो टेक्टोनिक प्लेट का ही एक एप्लीकेशन है। अब हम बात करते हैं साइंस का। देखिए साइंस की बात ऐसी है कि 8th से 10th तक की साइंस आपको पढ़नी ही पढ़नी है, और उसके बाद घटना चक्र का आप एमसीक्यू लगा लीजिएगा। घटना चक्र लगा लीजिए, 8 से 10 तक का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और प्रीवियस ईयर सवाल आप घटना चक्र से लगा ही लिए हैं। देखिए बात ऐसा है कि साइंस जो है वो बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो रहा है, बहुत प्रैक्टिकल सवाल आपसे पूछा जा रहा है जो निजी ज़िंदगी में यूज़ हो रहा है। तो इसीलिए साइंस के सवाल जो है वो थोड़े डायनेमिक हो रहे हैं, टफ हो रहे हैं। तो साइंस में इससे अधिक आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। साइंस बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, जो चीज़ें जो ढर्रा चला आ रहा है आपको उसी के हिसाब से चलना है। तो जो प्रायोरिटी आपको देना है साइंस में, आपको प्राथमिकता देना है, वो सबसे पहला फोकस आपका बायोलॉजी पे होना चाहिए, फिर केमिस्ट्री दीजिए और फिर फिजिक्स को दीजिए। कारण क्या है कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है साइंस के अंदर में जो सभी लोग, चाहे वो आर्ट्स के बैकग्राउंड के लोग हों, चाहे वो साइंस के बैकग्राउंड के लोग हों, फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा टेक्निकल है, बायोलॉजी इनकी तुलना में थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा है। तो आप उसको जोड़ सकते हैं, आप अपने शरीर से जोड़ सकते हैं, आप फल सब्जी के फ़ायदे जोड़ सकते हैं। तो बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आरओ का जो पेपर हुआ था 2021 का, उसमें वो 14 सवाल जो लगभग साइंस के थे, उसमें उन्होंने 11 सवाल लगभग फिजिक्स के पूछा था। देखिए जब इस तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट होगा साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो सबके लिए परेशानी खड़ा करता है। फिर वो सब्जेक्ट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है, वो सब्जेक्ट इस बात को निर्धारित नहीं करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और एक चीज़ और, जो घटना चक्र के पीछे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मिसलेनियस चैप्टर दिया हुआ है, जो विविध प्रकार के चैप्टर दिए हुए हैं, वो आपको लगाना ही लगाना है। बाकी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कोई भी चैप्टर छोड़िए, वो अलग चीज़ है। विविध प्रकार के सवाल आपको लगाना ही लगाना है। साइंस से जितने सवाल पूछे जाएंगे 50 से 70% सवाल वहीं से रहता है, इसलिए आपको ये चीज़ आना चाहिए, ये चीज़ आपको ज़रूर लगाना है। जहाँ तक बात पर्यावरण की है, तो देखिए इन्वायरमेंट को डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, पहले आप ज्योग्राफी में पढ़िए एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, इसी का एप्लीकेशन, इसी का जो एक लागू होने वाला हिस्सा है वो आपका पर्यावरण है।
बिना एटमॉस्फियर और वायुमंडल के चैप्टर पे क्लाइमेटोलॉजी, जो क्लाइमेट जलवायु वाला चैप्टर है, बिना उस पर पकड़ बनाए हुए पर्यावरण आपका अच्छा नहीं होगा, आप रटेंगे। रटने का नतीजा ये होगा कि जो कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाएंगे उसमें आपका गलत होने का पूरा पूरा चांस है। तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि ज्योग्राफी पढ़ना है, उसका एटमॉस्फियर वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, क्लाइमेटोलॉजी को कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको पर्यावरण के चैप्टर पे वापस आना है। जहाँ तक बात है अब पॉलिटी की, तो पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत हमेशा सिफारिश किया जाता है, आप लोगों के लिए भी मेरा वही सुझाव रहेगा। कुछ लोगों के पास पीएम बख्शी एक बुक होती है, छोटी सी किताब आती है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन करके, संविधान के ऊपर पीएम बख्शी किताब होती है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरा सुझाव ये रहेगा कि डायरेक्ट किताब मत पढ़िए, आप घटना चक्र से सवाल लगाइए। जहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल दिक्कत आती है वहाँ पर आप किताब के उस चैप्टर को पढ़ लीजिए, किताब को पढ़ के अब सवाल मत लगाइए। मेरा ये आप लोगों के लिए सुझाव होगा। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री अब ऐसा हो गया है कि इस तरीके का अब नहीं रह गया है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 50% वहाँ से सवाल आता है, और एंशियंट और मिडिवल आप पढ़ रहे हैं तो 50-30 मतलब अगले 50% में वहाँ से सवाल आता है। देखिए मैं आपको फिर आप ये चीज़ बता दे रहा हूँ, हर साल हर एग्ज़ाम का पैटर्न बदलता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 50-60% सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाएं, 50-60% सवाल सिर्फ एंशियंट से आ जाए, या 40% सवाल सिर्फ मिडिवल से आ जाए। तो हमें नहीं पता है कि परीक्षा में किस पर ज़्यादा फोकस करके सवाल पूछा जाएगा। तो सेफ ऑप्शन यही है कि आपको इतिहास में एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों को सम्मान देना है। अगर आप किसी एक भी टॉपिक को छोड़ के जा रहे हैं तो यकीन मानिए आप 30 से 40% तक, कम से कम 30% तक तो आप उस सवाल को नहीं कर पाएंगे जो हिस्ट्री में पूछा जाएगा। और कोई भी एग्ज़ाम हो बिना इतिहास के वो अपने आप को कंप्लीट नहीं मानता है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, और ख़ास तौर पे चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे एमपीपीसीएस हो। चलिए एमपीपीसीएस में तो उनका स्पेशल पोर्शन भी आता है, अभी फोकस रखते हैं यूपीपीसीएस और बीपीएससी पे। तो इतिहास एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से रोते गाते 25, 30, 35 सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। तो करेंट और हिस्ट्री ये दोनों ऐसे हैं जहाँ पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, लेकिन हिस्ट्री में साल भर नहीं लगना है, क्योंकि उसमें आप समय देंगे तो उतना एफर्ट की वजह, जितना आप एफर्ट उसमें लगाएंगे उतना रिटर्न उसमें नहीं है, हम आगे बात करेंगे। तो अब कुल मिला के बात यह है कि हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, उसके हिसाब से हमको किस पे फोकस करना है। सबसे अधिक पहले नंबर पे आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स के। मोर एफर्ट मोर स्कोरिंग, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे करंट अफेयर्स पे उतना ही वो आपको रिटर्न देगा, उतना ही आपको स्कोर कर देगा। दूसरा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपसे एफर्ट तो लेगा, करंट अफेयर से भी ज़्यादा एफर्ट लेगा, ज्योग्राफी आपसे बहुत मेहनत लेगा, लेकिन आपको नंबर भी उतना ही अच्छा देगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ज्योग्राफी ऐसा है जहाँ से 18 से 22 सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, कम से कम 15, 16, 17 सवाल कहीं नहीं गए हैं। तो जहाँ 15 से 18 सवाल पूछे ही पूछने हैं इंडियन और वर्ल्ड मिला के, वहाँ पर आपको फोकस करना जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी पर अगर आपने पकड़ अच्छी कर ली तो पर्यावरण भी आपका बेहतर हो जाएगा। एनवायरनमेंट की जहाँ तक बात है, लेस एफर्ट और मोर स्कोरिंग है, कम मेहनत लेगा आपसे लेकिन स्कोर बहुत अच्छा देगा। आपको कॉन्फिडेंस इस बात का रहेगा कि अगर मैं इन्वायरमेंट को अच्छे से मन से पढ़ के जाता हूँ या जाती हूँ तो 15 सवाल में से मेरे 12-13 सवाल कहीं नहीं गए हैं, हो सकता है 15 के 15 सही हो जाए। 1-2 सवाल इधर उधर का हमेशा मान के चलना चाहिए, वो मतलब ब्रह्मांड के बाहर से भी सवाल पूछ सकते हैं, अन्यथा 12, 13, 14 सवाल जो हैं 15 में से वो कहीं नहीं गए हैं आपके, अगर आप इन्वायरमेंट पे फोकस करते हैं। हिस्ट्री के साथ मेरा कहना है मोर एफर्ट रिक्वायर्ड विज अ विज टू स्कोर। स्कोर जितना आपको लाना पड़ेगा उसके हिसाब से बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। तो हिस्ट्री पे सबसे पहले मेरा आपका सुझाव ये रहेगा कि जो इजी और मॉडरेट लेवल के सवाल आएंगे, मतलब आसान से थोड़े से कठिन, इस स्तर तक की तैयारी आपकी हिस्ट्री में होनी चाहिए। बहुत कठिन के पीछे आपको नहीं भागना है। अगर आप बहुत कठिन के पीछे भागेंगे इतिहास में तो हो सकता है आप 30 में से 26-27 सवाल सही कर ले जाएं, लेकिन आपका वो कीमती समय करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और पर्यावरण ये 3 में कम हो जाएगा। तो अगर आपको इतिहास में क्या होता है, 30 में से 20 सवाल वो इंसान ला सकता है जो आपसे 2 घंटा 3 घंटा कम पड़ता होगा हिस्ट्री में, लेकिन 30 में से 24-25 सवाल वो सही करेगा जो आप नॉर्मल एवरेज लोगों से, उनके पढ़ाई से, उनके सही करने वाले सवाल से कम आपको 30-40% ज़्यादा एफर्ट डालना होगा। तो जो आप कोशिश करके एक्स्ट्रा 20 से 24 सवाल, 25 सवाल सॉल्व करेंगे, उससे बहुत बढ़िया है कि आप करंट अफेयर्स, पर्यावरण, ज्योग्राफी वहाँ से आप 10-12 सवाल सही कर ले जाएंगे। तो इतिहास के 4 सवाल एक्स्ट्रा सही करने के बजाय आप 10 से 15 सवाल दूसरी जगह पे सॉल्व करिए, क्योंकि लास्ट में सिर्फ आपका रिजल्ट मैटर करता है, नॉलेज या कौन से सब्जेक्ट में कितने सवाल सही किए ये कोई नहीं चेक करेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा।
अब बात है साइंस। साइंस का मैंने आप लोगों को बता दिया, ऊपर जैसा बताया उसी के हिसाब से चलिएगा। इधर उधर के सवाल जरूर पूछे जाएंगे साइंस में, नहीं घबराना है, नहीं सिलेक्शन का वो कारण बनता है। सही हो गए बहुत बढ़िया है, नहीं सही हुए कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके पास बाकी सब्जेक्ट हैं ठीक करने के लिए। अब देखिए जहाँ तक बात है पॉलिटी की, इसमें पॉलिटी रह गया, तो पॉलिटी को आप करंट अफेयर्स के बाद रखिएगा, पॉलिटी और करंट अफेयर्स को साथ साथ रखिएगा, ठीक है। करंट पॉलिटी भी बिल्कुल वैसा ही है, बहुत मेहनत नहीं लेगा, ठीक ठाक मेहनत लेगा, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो करंट पॉलिटी एकदम भाई भाई की तरह साथ में रखना है इसको। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को उसके बाद इज्जत दीजिए, इतिहास को इज्जत दीजिए, पढ़ते रहिए, लेकिन उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि हमको कहाँ अपने आप को रोकना है। अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हैं, बहुत कठिन सवालों तक भी पढ़ाई करके आप एग्ज़ाम तक जा सकते हैं बाकी सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ, तो बिल्कुल करिए, अन्यथा मॉडरेट लेवल तक की तैयारी जरूर रखिए। उसके बाद जो आपको समय मिलता है वो करेंट, ज्योग्राफी, पर्यावरण और पॉलिटी में दीजिए। अब सवाल एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि टेस्ट सीरीज़ है, अब हम टेस्ट सीरीज़ कहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, और टेस्ट सीरीज़ कब ज्वाइन करना चाहिए। तो पहला केस है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टेस्ट सीरीज़ इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि टेस्ट सीरीज़ बनाने के बाद मुझे एक टारगेट मिल जाएगा, कि जैसे मान लीजिए कि किसी का आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लिया, इस हफ्ते के संडे को आपको देना है पॉलिटी, उसमें चैप्टर लिख दिया गया है, आपको लगता है कि मेरा शेड्यूल बन जाएगा, मुझे टारगेट मिल गया है। कई लोग टारगेट सामने देखकर अपनी तैयारी को उस हिसाब से फोकस करते हैं, तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का मकसद आपका समय पे रिवीजन पूरा कर लेना है, टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, कि टारगेट मिल गया, रिवीजन करना है और उस हिसाब से तैयारी कर लेनी है, तब आप बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ अभी ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीना आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन अगर वो लोग जो केस 2 में हैं, वो लोग जो अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ उनका ज्वाइन करने का यही मकसद है, तो आप लोग अभी भी 1 से 1.5 महीने तक घटना चक्र लगाइए और अपने सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करिए। जब 1.5 महीने का समय रह जाए, 1.25 महीने का समय रह जाए, 1 महीने का समय रह जाए, तब आप 12-13 टेस्ट, 10 से 12, 14 टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य है टेस्ट देके खुद को परखने का, तब आप अंतिम की 1 से 1.5 महीने में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपना शेड्यूल बना के टारगेट पूरा करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो अभी से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अंतिम सवाल ये है कि क्या लूसेंट मेरी इस जर्नी में प्रीलिम्स क्लियर करने में मुझे मदद करेगा? तो आंसर है हाँ, मदद तो करेगा। तो आप कम से कम 2 से 3 बार लूसेंट को पढ़िए। लूसेंट में वो पॉइंट जो आपको लगता है कि घटना चक्र से भी मुझे नहीं मिला, मेरे करंट अफेयर मतलब कोचिंग मटेरियल के जो मटेरियल्स हैं वहाँ भी पॉइंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तब आप उसको नोट कर लीजिए। आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि 10 दिन पहले भी आप लूसेंट उठा रहे हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि लूसेंट अभी से अगर आप पढ़ रहे हैं तो अंतिम के 15 दिन में सिर्फ लूसेंट के वो पॉइंट आपके हाथ में लिखे हुए होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए, जो आपको लगे कि कहीं पे और उसको नहीं कवर किया गया है। ये हमारा पूरा स्ट्रेटजी होता है अगले 3 महीने का कवर। यहाँ तक आप अपना वीडियो रहने देते हैं। इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि नहीं कवर किया गया इस वीडियो में, आप मुझे अब बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था, या आपके मन में कोई और सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा। जितने भी कमेंट हो सबका रिप्लाई दिया जाएगा, लेकिन वीडियो पूरा देख लीजिएगा। अगर इसी वीडियो से रिलेटेड कुछ होगा तो प्लीज़ एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, अन्यथा कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगा, जो भी मन में आपके सवाल हैं आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आर के रणनीति के लिए, जो स्ट्रेटजी वाली वीडियोस होंगी, और समय समय पे जैसे जैसे समय कम रहेगा आप लोगों को टाइम टू टाइम एक स्ट्रेटजी टाइप का वीडियो मिलता रहेगा। जिनको लगता है कि उनको टाइम टेबल मिल चुका है, वो बहुत ज़्यादा अब स्ट्रेटजी के पीछे मत परेशान होइएगा, क्योंकि स्ट्रेटजी पूरी जर्नी में जब तक आप तैयारी करके कुछ बन नहीं जाते तब तक स्ट्रेटजी बनाने का मन करता है, लेकिन फॉलो आपको पहले दूसरे दिन से करना चाहिए और समय समय पे फॉलो करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट स्ट्रेटजी की वीडियो में। हम देखेंगे अगला जो स्ट्रेटजी वीडियो होगा वो आर का होगा। बजट इकोनॉमिक सर्वे के लिए परेशान मत होइएगा, उस पर भी जल्द आपको MCQ मिलेगा, और बहुत सारा MCQ मिलने वाला है आपको। बस अपने अंदर का जो आग है अब दोबारा आपको जगाना है उसको। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।